अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें हमने पहला लेयर पढ़ा था एपिडर्मिस। जैसे कि आपको पता है कि इंसान का जो स्किन है ये बेसिकली 3 लेयर से बना होता है। इसको हम नाम ऐसे देते हैं नंबर वाइज। आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे मिडल लेयर है उसका नाम डर्मिस है, डर्मिस के नीचे जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको हम नाम देते हैं हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। आज के लेक्चर में हम एक सीखेंगे कि व्हाट इज डर्मिस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डर्मिस, व्हाट इज हाइपोडर्मिस एंड देयर रोल। तो जब हम स्किन के तीनों लेयर के बारे में जान जाएंगे उसके बाद फिर हम आएंगे कि हमारा जो स्किन है इससे 2 इंपॉर्टेंट फ्लूइड सिक्रीट होता है डेट आर कॉल्ड स्किन सिक्रीशन। एक को स्वेट कहते हैं, दूसरे को सीबम कहते हैं। स्वेट और सीबम का रोल इम्यूनिटी में क्या है, तो आज का वीडियो लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग सुनेंगे और सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम द मिडल एंड सेकंड लेयर ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड डर्मिस। डियर, डर्मिस में सबसे पहले पॉइंट इसका लोकेशन कहां पर है, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। मैंने क्या कहा, स्किन के 3 लेयर्स है, डर्मिस मिडल लेयर है। इट मीन कि इट इज लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस while it is located above the hypodermis. Okay dear, because ऊपर एपिडर्मिस है फिर नीचे डर्मिस आता है, डर्मिस के नीचे फिर आपके साथ हाइपोडर्मिस है। अब ये जो डर्मिस है इसके फंक्शंस को जानने से पहले एक चीज आप जहन में याद रखिए कि हमारे चमड़े की तीनों लेयर में सबसे थिकेस्ट लेयर और सबसे डाइवर्स लेयर वो आपके साथ डर्मिस है। थिकेस्ट लेयर इसलिए है, इसकी थिकनेस आपके साथ बाकी 2 लेयर से ज्यादा है। उसका वजह यह है कि डर्मिस लेयर ऑफ स्किन में नंबर ऑफ टिश्यू या नंबर ऑफ सेल्स बाकी लेयर के मुकाबले में काफी ज्यादा है। इसमें काफी टिश्यू पाया जाता है जिसकी वजह से हम यूं आसान वर्ड्स में कह सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस होती है वो बाकी 2 लेयर से ज्यादा है। और इसको हम स्किन का डाइवर्स लेयर भी कहते हैं। डाइवर्स लेयर इसलिए कहता है क्योंकि इसमें काफी वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्स लेयर ऑफ द स्किन। अभी इसके फंक्शन के साथ साथ हम इसकी कंपोजिशन भी पढ़ेंगे। अगर आप लोग यहां पे देखिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे इसके फंक्शन, इसके कंपोजिशन के लिहाज से मेंशन किया है कि मतलब डर्मिस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसका आपके साथ बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या है। सो डियर, सबसे पहली चीज अगर हम कंपोजिशन में पढ़े वो आपके साथ है कोलेजन फाइबर्स। मीन कि डर्मिस में कोलेजन फाइबर्स होते हैं। जब आप किसी से पूछे ना कोलेजन क्या चीज है तो वो आपसे कहते हैं कि जी कोलेजन इज अ टफ फाइब्रस प्रोटीन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब कोई आपसे ये पूछे ना कि व्हाट इज कोलेजन फाइबर तो फिर आप थोड़ा सा सोचते हैं यार कोलेजन फाइबर इज आई थिंक कोलेजन प्रोटीन, तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इससे बचने के लिए एक चीज आप जहन में याद रखिए डियर कि आप लोग जहां पर भी प्रोटीन के एंड में फाइबर का नाम सुनते हैं, इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर, तो इसका मतलब ये है कि जब बहुत ज्यादा कोलेजन मॉलिक्यूल की असेंबली हो जाती है, असेंबली का मतलब यह है जब बहुत ज्यादा कोलेजन प्रोटीन असेंबल हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, सो द असेंबली ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल मेक अ वेरी टफ स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड कोलेजन फाइबर। ऐसे अगर हम इलास्टिन की बात करें जो आपके साथ एक इलास्टिक प्रोटीन है, जब बहुत ज्यादा इलास्टिन असेंबल हो जाते हैं तो इनसे बनता है इलास्टिक फाइबर। लेकिन डियर्स इसको मजीद में और भी आपको सिंप्लीफाई करता हूं। कोलेजन फाइबर्स अगर आप लोग ओपन करें तो इसमें आप लोगों को बंडल जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। कोलेजन फाइबर के अंदर वो जो छोटे छोटे बंडल आपके साथ होते हैं उसको हम नाम देते हैं कोलेजन फाइबर्स। एक कोलेजन फाइबर है, कोलेजन फाइबर के अंदर बंडल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कोलेजन फाइब्रिल्स। कोलेजन फाइब्रिल्स, यहां पर ये फाइबर है। कोलेजन फाइबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोलेजन फाइब्रिल्स, या हम आसान वर्ड्स में कह सकते हैं कोलेजन फाइबर इज द कलेक्शन ऑफ कोलेजन फाइब्रिल्स। अभी आप कोलेजन फाइबर से एक कोलेजन फाइब्रिल है उसको आप लोग ओपन करें तो ईच कोलेजन फाइब्रिल कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर कॉल्ड कोलेजन प्रोटीन। सो कोलेजन की जब असेंबली हो जाती है तो उनसे बनते हैं कोलेजन फाइब्रिल्स, और बहुत ज़्यादा कोलेजन फाइबर जब आपस में यूनाइट हो जाते हैं तो उनसे टफ किस्म के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हम नाम देते हैं कोलेजन फाइबर्स। अब कोलेजन फाइबर्स में बेसिकली कोलेजन ही होता है। कोलेजन एक टफ फाइबरस प्रोटीन होते हैं। सो हम यूं कह सकते हैं कि कोलेजन फाइबर की वजह से जो हमारा स्किन है उसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिलती है। हमारा जो स्किन है, चमड़ा है, वो काफ़ी मजबूत होता है, जिसमें
आसानी से क्रैक्स नहीं आते हैं। सो जब आपका चमड़ा मजबूत होगा, उसमें कोई क्रैक कोई कट नहीं आता, तो जरासीम को आसानी से अंदर पेनिट्रेट होने का मौका ही नहीं मिलता। सो डियर्स, ये हुआ कोलेजन फाइबर। तो मैंने लिखा भी है कोलेजन फाइबर प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू स्किन। अच्छा, ये तो हुआ। इसके अलावा डर्मस के अंदर कोलेजन फाइबर्स के अलावा इलास्टिक फाइबर्स भी होता है। अभी इलास्टिक फाइबर में फाइनली आपको क्या चीज मिलेगा? इलास्टिक प्रोटीन, जिसको हम इलास्टिन कहते हैं। अब जैसे कोलेजन फाइबर हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, ऐसे अगर आप लोग चमड़े को थोड़ा सा जोर देना तो इसमें एक लचक है, इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आपकी स्किन को ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? आपके चमड़े को ये फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिक फाइबर देता है। सो इलास्टिक फाइबर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्किन। सो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर दोनों मिलकर हमारे स्किन को स्ट्रेंथ, सपोर्ट और इलास्टिसिटी देती है। इसके अलावा डियर्स, हमारे डर्मस में कुछ इंपॉर्टेंट किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर का नाम जहां पर भी आप लोग सुनते हैं तो बड़े गौर से सुनिए। रिसेप्टर वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका काम है सेंसेशन में मदद करना। आपके बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी वजह से आप लोग सेंस करते हैं कि बाहर एनवायरनमेंट आपके साथ कैसा है। मिसाल के तौर पे डियर्स, इधर देख के मैंने लिखा भी है, रिसेप्टर रोल इज हेल्प अस इन सेंसेशन। आपकी स्किन में बेसिकली जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें एक है टच रिसेप्टर्स, रिसेप्टर ऑफ द टच। इसकी वजह से जब कोई हमें टच करे या जब आप लोगों का स्किन किसी चीज के साथ टच हो जाए, आप लोगों को टच का एहसास होता है, बिकॉज टच रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल टू गिव अस द सेंसेशन ऑफ टच। अभी टच के रिसेप्टर कैसे हमें टच के सेंसेशन में मदद करता है, इसमें फिर एक डीप मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है कि जी रिसेप्टर खुद को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है, फिर आपका ब्रेन उस मैसेज को लेके एनालाइज करता है, प्रोसेसिंग के बाद आपके ब्रेन में रिस्पॉन्स बनता है। रिस्पॉन्स फिर जब आपके ब्रेन से आता है तो नॉर्मली फिर आप लोगों को सेंसेशन ऑफ टच होता है। लेकिन हम आसान वर्ड्स में कह सकते हैं कि अगर रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो आपका सीएनएस को फिर सिग्नल कौन देगा? अगर मैं आपकी स्किन से टच के रिसेप्टर रिमूव करूं, आपको टेक्टाइल एनेस्थीसिया हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल टच के सेंसेशन को फील करने के काबिल ही नहीं होंगे। लिहाजा रिसेप्टर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप लोग माहौल को आसानी से सेंस कर सके। इसलिए इसी तरीके से आपके डर्मस लेयर में जो सेकंड रिसेप्टर है उसको हम कहते हैं प्रेशर रिसेप्टर। इसके जरिए से आप लोग सेंस करते हैं मैकेनिकल प्रेशर। यहां पर एम का मतलब आप लोग लेंगे मैकेनिकल प्रेशर। जब आप लोगों के बॉडी पे कोई फिजिकली दबाव आता है ना तो आप लोग फील करते हैं। सो दिस मैकेनिकल प्रेशर is sensed with the help of very important receptor जिसको हम बोलते हैं प्रेशर रिसेप्टर। डर्मस के अंदर जो थर्ड रिसेप्टर है that are called थर्मो रिसेप्टर, और इसकी वजह से हम सेंस करते हैं हीट एंड कूल के माहौल गर्म है, गर्मी है या सर्दी है। अभी आप सर्दी के मौसम में आप लोग फील करते हैं ना कि मतलब बाहर का एनवायरनमेंट आपके साथ काफ़ी कूल है। ऐसे जब आपके साथ एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, रिसेप्टर की वजह से आप लोग सेंस करते हैं कि बाहर का जो एक्सटर्नल माहौल है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इट मीन के थर्मो रिसेप्टर की वजह से आप कूल और हीट को आसानी से सेंस करता है। तो रिसेप्टर का बेसिकली रोल है सेंसेशन। अभी रिसेप्टर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा कॉम्प्लेक्स लेक्चर है, उसकी इंशाल्लाह फिर मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। सेकंड ईयर बायो में आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन में इंशाल्लाह। ओके डियर, रिसेप्टर्स के बाद डर्मस में कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको ग्लैंड्स कहते हैं। आप जहां पर भी सुने ग्लैंड हर वो स्ट्रक्चर जो सिक्रीशन करता है, जो मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करने के बाद सिक्रीट करता है, इस प्रोसेस को हम सिक्रीशन कहते हैं। जो स्ट्रक्चर सिक्रीशन करते हैं उसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। अब ग्लैंड्स के दो टाइप्स होते हैं, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड जिसके सिक्रीशन में हार्मोन्स नहीं होते हैं इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और ऐसे ग्लैंड जो सिर्फ सिक्रीट हार्मोन्स करते हैं उसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। आपकी बॉडी में सर्टेन ग्लैंड्स ऐसे भी होते हैं जिसको डबल या हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि उसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों सेल्स होते हैं तो वो दोनों एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि आप लोगों की बॉडी में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो डबल ग्लैंड का है वो आपके साथ पेनक्रियास है।
सो डियर्स, आपके डर्मस के अंदर कौन से दो ग्लैंड्स होते हैं, एक स्वेट ग्लैंड्स और एक है सेबेशियस ग्लैंड, और ये दोनों ग्लैंड डियर्स आपके साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। नाउ स्वेट ग्लैंड्स का रोल क्या है कि ये फ्लूइड सीक्रेट करता है जिसको स्वेट कहते हैं। अभी स्वेट का रोल इम्यूनिटी में क्या है वो फिर इंशाल्लाह यहाँ पर हम सिक्रेशंस में सीखेंगे। और सेकंड आपके साथ सेबेशियस ग्लैंड है, इसको हम ऑयली ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये जो आपके पास ग्लैंड है ये एक ऑयल सीक्रेट करता है। सेबेशियस ग्लैंड से जिस ऑयल की सिक्रेशन होती है उसको हम सीबम कहते हैं। सीबम का रोल इम्यूनिटी में क्या है वो भी हम अभी इस लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। डियर्स, डर्मस के अंदर ग्लैंड्स के अलावा आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। हेयर फॉलिकल्स ऐसे स्ट्रक्चर जो रेगुलेट करते हैं आप लोगों के बालों के ग्रोथ को। सो दो स्ट्रक्चर डेट आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ हेयर्स, इसको हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। हेयर फॉलिकल्स आपके ग्रोथ को नरिश करते हैं, इसको न्यूट्रिएंट देते हैं, जिससे जो हेयर्स होते हैं उसकी ग्रोथ रेगुलेट होती है। और हेयर फॉलिकल्स के बाद डर्मस में ब्लड वेसल्स भी होते हैं और साथ नर्व्स भी होते हैं। चूंकि ब्लड वेसल डर्मस के अंदर होते हैं तो ये वेस्कुलर लेयर भी है, और स्किन को जो खुराक मिलता है ब्लड, इसको जब नरिश करती है तो इसका काम भी डर्मस का है, क्योंकि ब्लड वेसल डर्मस के अंदर होते हैं और इन ब्लड वेसल की वजह से स्किन के सारे पार्ट्स को, सारे के सारे सेल को फ्लूइड नरिशमेंट मिलता है। और नर्व्स भी आपके साथ डर्मस के अंदर होते हैं। इसी नर्व्स की वजह से आपका स्किन ब्रेन के साथ खुद को कम्युनिकेट करता है, क्योंकि जहां पर भी आप लोग नर्व को सुनते हैं, सो नर्व्स का काम है वो सेल्स जिसका रोल है आर्गन और ब्रेन के दरमियान एक कनेक्शन बनाना। फॉर एग्जांपल, स्किन से कोई मैसेज जाता है टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज ड्यू टू नर्व दैट आर कॉल्ड सेंसरी नर्व। और अगर कोई सिग्नल आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्किन की तरफ आता है या कोई और आर्गन की तरफ जाता है तो वो भी नर्व के जरिए से जाता है, जिसको हम कहते हैं मोटर नर्व। ओके डियर, ये हुआ आपका डर्मस लेयर along with the composition and their function। once again आप लोग जल्दी सुने। कोलेजन के अंदर डर्मस के अंदर इंपॉर्टेंट किस्म के फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर एंड द सेकंड इज कॉल्ड इलास्टिक फाइबर। इसके अलावा रिसेप्टर्स होते हैं टच के, प्रेशर के और हीट एंड कूल के। और इसके अलावा डर्मस में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, इसकी भी रोल हमने पढ़े। और इसके अलावा हमने कुछ पढ़े कि व्हाट आर हेयर फॉलिकल्स, और हेयर फॉलिकल्स के अलावा ये भी आप लोगों ने सीखा कि डर्मस लेयर में ब्लड वेसल्स भी होते हैं और साथ नर्व्स भी होते हैं। नाउ डियर, डर्मस के बाद आप लोगों के स्किन में जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है इसको हाइपोडर्मस कहते हैं। देखिए नाम से जाहिर है, हाइपो मीन बिलो, डर्मस बिलो द डर्मस, ये आपके साथ इनरमोस्ट लेयर है, डर्मस के नीचे मौजूद होता है। अच्छा, जो हाइपोडर्मस है इसके अंदर कुछ खास किस्म के आपके साथ होते हैं सेल्स होते हैं, टिश्यू होता है जिसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन डियर्स, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ हाइपोडर्मस? इसका एक और नाम भी है, दैट इज कॉल्ड सबकुटेनियस लेयर। और हाइपोडर्मस के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक आपके साथ हैं एडिपोस टिश्यू। अब ये जो एडिपोस टिश्यू है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट इन द हाइपोडर्मस लेयर ऑफ द स्किन। और एडिपोस टिश्यू वो टिश्यू है जिसका रोल है लिपिड्स या फैट्स मॉलिक्यूल को स्टोर करना। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फैट्स। और चूंकि फैट्स आपकी बॉडी के इंसुलेटर हैं तो हम कह सकते हैं कि फैट्स की वजह से आप लोगों की बॉडी में एक अमल होता है जिसको इंसुलेशन कहते हैं। और इसी फैट्स के स्टोरेज की वजह से ये जो लेयर है जिसको हाइपोडर्मस कहते हैं, इसको एक तरह हम इंसुलेटिंग लेयर भी कह सकते हैं। अच्छा, एडिपोस टिश्यू में एक पॉइंट आप जहन में याद रखिए, जैसे आपको पता है ना कि हर एक टिश्यू बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेल्स को कहते हैं। तो अगर आप एडिपोस टिश्यू को ओपन करें, इसमें जो आपको सेल्स मिलेंगे उसको एडिपोसाइट्स कहते हैं। एडिपोसाइट जो एडिपोस टिश्यू के सेल्स होते हैं, एडिपोसाइट्स के अंदर फैट्स मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा फैट्स मॉलिक्यूल की कंजम्पशन करेंगे, ये फैट्स जब इसी सेल्स के अंदर स्टोर होंगे तो ये सेल स्वेल होते हैं और इन सेल के स्वेलिंग की वजह से बंदे को ओबेसिटी हो जाती है, मतलब ओवरवेट, उसका वजन बढ़ जाता है। एंडियर एडिपोस टिश्यू के अलावा इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज। फाइब्रोब्लास्ट, ये पॉइंट आप जहन में याद रखें। और इसका रोल ये है कि ये कोलेजन प्रोटीन्स बनाते हैं। और ऑलरेडी आप लोगों ने भी सुना कि व्हाट इज द रोल ऑफ
कोलेजन प्रोटीन, ये आपके स्किन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट, उसको स्ट्रेंथ देता है। एंड डियर, फाइब्रोब्लास्ट के बाद जो हाइपोडर्मस है उसमें कुछ रिजाइड्स, पहले से मौजूद कुछ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसको मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रोफेज के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है। लेकिन मैक्रोफेज आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स होता है, तभी इधर मैंने इसका फंक्शन लिखा है कि मैक्रोफेज की वजह से फेगोसाइटोसिस ऑफ जर्म्स होती हैं। ये जर्म्स को इंजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्टिव एंजाइम के जरिए से इसका कीमा बनाता है, इसको डाइजेस्ट करते हैं। सो डियर, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू प्रेजेंट इन द हाइपोडर्मस। इसके बाद मैंने लिखा है डियर स्किन सिक्रीशन, और इसका रोल बहुत है इम्यूनिटी में। नाउ आपके स्किन से दो इंपॉर्टेंट फ्लूइड सिक्रीट होते हैं, एक को स्वेट कहते हैं, तो इसका रोल फिर हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी में अभी, और एक है सीबम जो एक ऑयल है, इसका भी आज हम रोल इम्यूनिटी में, कि इसका रोल क्या है इम्यूनिटी में। सो डियर्स, जैसे कि आपको मैंने अभी कुछ टाइम पहले कहा कि आप लोगों के स्किन के डर्मस लेयर में ग्लैंड्स होते हैं, एक स्वेट ग्लैंड और एक सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का काम है एक फ्लूइड को सिक्रेट करना, डेट इज कॉल्ड स्वेट। तो इसके सामने मेरे लिखा भी है कि स्वेट इज द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द स्वेट ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड जब एक्टिव होकर स्वेट को सिक्रेट करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परस्पिरेशन, या सिंपली हम इसको स्वेटिंग भी कह सकते हैं। अच्छा, आप लोग इस चीज़ को प्लीज़ कंफ्यूज यहाँ पर ना हो, रेस्पायरेशन एंड परस्पायरेशन में। रेस्पायरेशन एक अलग प्रोसेस है, रेस्पायरेशन तो एनर्जी रिलीजिंग अमल है, वो तो एक अलग प्रोसेस है, ये है परस्पायरेशन। ओके डियर्स, अब यहाँ पर मैंने लिखा है ना स्वेट कॉम्पोजिशन के, स्वेट के अंदर बेसिकली क्या होता है। स्वेट पानी तो है, एक फ्लूइड तो है, लेकिन इसमें पानी के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको उठाकर हम इम्यूनिटी के साथ लिंक करेंगे कि उसका रोल इम्यूनिटी में क्या है। स्वेट में पानी के अलावा डियर्स नमक होता है, साल्ट का रोल अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसका रोल इम्यूनिटी में क्या है। पसीने में एक बहुत अहम एसिड है जिसको लैक्टिक एसिड कहेंगे, लैक्टिक एसिड का रोल इम्यूनिटी में क्या है वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अभी। स्वेट के अंदर एक एंजाइम है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं, लाइसोजाइम का रोल भी हम पढ़ेंगे। और स्वेट के अंदर कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया भी आपके साथ होता है जो बेसिकली बनता है ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। नाउ अब स्वेट का रोल इम्यूनिटी में क्या है, तो चले मैंने यहाँ से साल्ट उठाया। याद रखिए डियर, आपके पसीने में नमक होता है। आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के मौसम में जब आप ब्लैक सूट्स पहनते हैं ना, जब आप लोग काफ़ी स्वेट कर लेते हैं तो आप लोगों के जो ब्लैक ड्रेस है उस पर वो वाइट किस्म के दाग बनते हैं, ये बेसिकली आप लोगों को साल्ट इंडिकेट करता है। साल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रोल से पहले एक चीज़ जहन में याद रखें, जहाँ पर नमक होता है ना उस माहौल को हम साल्टी या सिलाइन एनवायरनमेंट कहते हैं। और साल्टी इन्वायरमेंट काफ़ी हाइपरटोनिक होता है, क्योंकि आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा कि जिस माहौल में नमक ज़्यादा होता है, नमक एक सल्यूट है ना, क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व होता है, तो जिस इन्वायरमेंट में सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है उस इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहा जाता है। और आप लोगों ने ऑस्मोसिस के कंसेप्ट सीखा होगा कि जो वाटर की मूवमेंट है ना, ये फ्रॉम हाइपोटोनिक टुवर्ड द हाइपरटोनिक होती है। पानी जोर करता है कि मैंने उधर मूव करना है जहाँ पे सल्यूट ज़्यादा होता है। अगर जहाँ पे शुगर ज़्यादा है तो वाटर उधर जाएगा, जहाँ पे नमक ज़्यादा है तो वाटर उधर आपके साथ मूव करेगा, बिकॉज साल्ट और शुगर जो है ये पानी के लिए सल्यूट्स होता है। सो वाटर मूव फ्रॉम द हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट टू द फ्रॉम द हाइपोटोनिक टू द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। तो अगर आप लोग स्वेट कर लेते हैं ना तो आप लोगों के चमड़े पे काफ़ी नमक होता है, तो ये नमक आप लोगों के चमड़े को सेलाइन और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट देता है। और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट का रोल ये है डियर कि ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करता है। मैंने लिखा है कि साल्ट मेक्स सेलाइन एनवायरनमेंट ऑन स्किन विच स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अभी साल्ट कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है। मिसाल के तौर पे डियर मैं कहूँ ना कि ये आप लोगों का चमड़ा है, इस पे स्वेट मौजूद है, स्वेट में आप लोगों के पास इधर साल्ट है, और चले ये आपके साथ स्किन पे एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब डियर ये जहन में याद रखें ना कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर वाटर तो है ना, तो जब स्किन पे साल्ट भी है, बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया के बॉडी का जो पानी है ना तो ये बेसिकली बाहर आता है टूवर्ड द साल्ट, बिकॉज
जब बैक्टीरिया के बॉडी का इंटरनल साल्ट कम हो और बाहर इन्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं स्किन, अगर वो सेलाइन है, हाइपरटोनिक है, उधर आपके साथ साल्ट ज़्यादा है, बैक्टीरिया वाटर लूज करेगा बिकॉज वाटर मूव टुवर्ड द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट वियर साल्ट इज प्रेजेंट इन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन। सो जब ये बैक्टीरिया वाटर लूज करेगा तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, इसको हम बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट कहते हैं। सो तभी मैंने लिखा है कि साल्ट मेक्स सेलाइन इन्वायरमेंट ऑन स्किन विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऐसे साल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्वेट के अंदर एक एसिड है जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं, और लैक्टिक एसिड आप लोगों के स्किन को एसिडिक इन्वायरमेंट देता है। और डियर आपको पता है ना कि जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, फ्यू कुछ बैक्टीरिया जिसको एसिडोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं, उनके अलावा बहुत ज़्यादा जो जर्म्स है, पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, वो एसिडिक इन्वायरमेंट में ग्रोथ नहीं कर सकते। एसिडिक इन्वायरमेंट में उसकी जो ग्रोथ है वो आपके साथ इनहेबिट या स्टॉप हो जाती है। तो जैसे कि सेलाइन इन्वायरमेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, ऐसे जो आप लोगों के साथ डियर लैक्टिक एसिड होते हैं ना, तो लैक्टिक एसिड बेसिकली ये करते हैं ना कि जो आप लोगों के साथ कंटेमिनेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं ना, उसके इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर लेता है, जिसकी वजह से जरासीम जो है वो आपके साथ अच्छे ग्रोथ करने के काबिल नहीं होता है। तभी हम कहते हैं कि सिवाय कुछ बैक्टीरिया के मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया डू नॉट एबल टू ग्रो इन एसिडिक इन्वायरमेंट। एंड डियर स्वेट के अंदर एक एंजाइम है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम इज द एंजाइम दैट टारगेट द बैक्टीरिया सेल वॉल। बैक्टीरिया के सेल वॉल को ये रप्चर करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है। तो जब लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से बैक्टीरिया के सेल वॉल डैमेज हो जाता है तो सेल वॉल के बगैर बैक्टीरिया की ग्रोथ आपके साथ स्टॉप हो जाती है। अच्छा, एक बात आप जहन में याद रखें, एक बैक्टीरिया अब भी आपके पास ऐसे मौजूद है नेचर में जो रेजिस्टेंट शो करता है लाइसोजाइम एंजाइम को, और वो आपके साथ माइकोप्लाज्मा है। क्योंकि माइकोप्लाज्मा आपके साथ वाहिद एक ऐसा बैक्टीरिया है ना जिसमें कोई सेल वॉल मौजूद नहीं है। तो इधर मैंने लिखा है माइकोप्लाज्मा इज द बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। तो लाइसोजाइम टारगेट करता है बैक्टीरिया के सेल वॉल, इसके पास तो सेल वॉल ही नहीं, तो ये माइकोप्लाज्मा को किल नहीं कर सकता। ओके डियर्स, अब स्वेट तो हुआ, स्वेट के बाद भी आता है सीबम की तरफ। अभी सीबम आपके साथ एक ऑयल है। कभी कभी जब आप लोग अपने फेस पे ऐसा आप लोग अपने फिंगर वगैरह रख देते हैं तो आप लोग फील करते हैं कि यार हमारा चमड़ा काफ़ी स्मूथ, काफ़ी फ्लेक्सिबल, काफ़ी ऑयली है। तो ये बेसिकली एक तेल है जो सिक्रीट करता है आपके डर्मस के एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड जिसको सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। सेबेशियस ग्लैंड से ये जो सीबम सिक्रीट होता है, ये चूंकि ऑयल होता है तो सेबेशियस ग्लैंड को हम ऑयली ग्लैंड भी कहते हैं। सो इट इज ऑयल secreted by the oily gland or sebaceous gland। अब इस तेल का बहुत बड़ा रोल है। एक रोल इसका ये है डियर कि ये आप लोगों के स्किन और उसके साथ जो आपके बाल हैं दोनों को लुब्रिकेट करता है, दोनों को ऑयली और स्मूथ रखता है। और इनके अलावा ये आप लोगों का जो चमड़ा है इसको मॉइस्चराइज भी करता है, क्योंकि सीबम की वजह से आपका जो चमड़ा है ये ड्राई नहीं रहता। क्योंकि जो स्किन ड्राई होता है ना वो आसानी से उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। सो आप लोगों के स्किन को रप्चर होने से बचाने के लिए जो सीबम ऑयल है डेट लुब्रिकेट एंड मॉइस्चराइज योर स्किन। एंड डियर सीबम में एक एसिड बहुत ज़्यादा होता है डेट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तभी ये ऑयल आपके साथ लिक्विड है। ये सीबम आपके साथ ऑयल है, लिक्विड इन नेचर है, बिकॉज इट इज़ हाईली रिच इन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो इसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से स्किन का जो पीएच है वो नॉर्मली एसिडिक रेंज में होता है, और वो पीएच आपके साथ 4.5 से रेंज करता है 6.2 के बीच में। अब ये आपके साथ एसिडिक पीएच है, तो वही बात है कि जब आपका स्किन इसी सीबम आयरन की वजह से एसिडिक हो तो आपको एसिडिक पीएच पे बैक्टीरिया के ग्रोथ को आसानी से स्टॉप कर सकता है। तो आपका बैक्टीरिया स्किन को डैमेज वगैरह नहीं कर सकता, न ये आपकी स्किन में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ओके डियर, और इसका लास्ट एक फंक्शन ये भी है कि सीबम आपके स्किन के ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट विटामिन सप्लाई करता है जिसको विटामिन ई कहते हैं। विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर द ग्रोथ ऑफ स्किन एज वेल एज हेयर्स। सो डियर्स, आज के लेक्चर में एक चीज़ हमने सीखा कि व्हाट इज़ डर्मस एंड देयर फंक्शन। उसके बाद फिर हमने स्किन का सबसे इनर मोस्ट लेयर सीखा जिसको हम कहते हैं हाइपोडर्मस, और उसके बाद फिर हमने स्किन के दो फ्लूइड जो स्किन के सिक्रीशंस भी है, एक स्वेट और एक सीबम। थैंक यू सो मच। लेक्चर को आप लोग सुनिए बहुत गौर से डियर्स, और फिर भी अगर कोई मसला है
तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। पहले तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, अगर मसला हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो डियर, तो ये आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ हमारा चैनल बायोलॉजी जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।